Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about world's largest food grain storage plan being developed by India. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 agriculture and agriculture marketing point of view. तो सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। देखिए, भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाई है जिसको काम दिया है इस बात को स्टडी करने के लिए कि कैसे हम दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान बना सकते हैं विथ हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। मतलब सरल भाषा में एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी, ये सब बातें छोड़िए। फोकस करने वाली बात यह है कि ग्रेन को, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, राइस और वीट को मेनली स्टोर करने के लिए बड़ा सा स्टोरेज प्लान हमें डेवलप करना है, विच कुड बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोरेज प्लान। क्यों इसकी ज़रूरत है आखिर? व्हाई डू वी नीड इट? तो देखिए, हमारा देश अब दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है बाय सरपासिंग चाइना। हमारी जनसंख्या जो है दुनिया की लगभग 18% के आसपास है, 1.4 बिलियन, जबकि वर्ल्ड पॉपुलेशन इज समवेयर क्लोज टू 7.9 बिलियन। तो 18% पॉपुलेशन है हमारी, बट वी हैव ओनली 11% ऑफ एरेबल लैंड, यानी कि खेती करने लायक जो ज़मीन है वो पूरी दुनिया की तुलना में हमारे पास बस 11% ही है। मतलब ओवरऑल दुनिया का बस हमारे पास 11% ही है। जनसंख्या ज़्यादा है, उस प्रोपोर्शन में खेती करने वाली ज़मीनें कम हैं। उसके अलावा हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से ही, जिसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत देश के लगभग 81 करोड़ पुअर लोगों को, पुअर 50% पीपल फ्रॉम अर्बन एरिया एंड पुअर 75% पीपल फ्रॉम रूरल एरिया, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने 5 किलोग्राम फूड ग्रेन प्रोवाइड कराया जाता है। पहले बेसिक नॉमिनल फीस लिया जाता था, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये पर केजी, लेकिन अब उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है और इसी कारण से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का नाम बदल करके अब किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इतना बड़ा प्रोग्राम अगर हम चला रहे हैं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो हमें उसके लिए एक बड़ा सा स्टोरेज फैसिलिटी भी डेवलप करना होगा। हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो भी कम है, तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो वैसे हालात में अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमें बड़ा सा स्टोरेज प्लान डेवलप करना होगा। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई भारत सरकार ने फैसला लिया है कि इतना बड़ा वो स्टोरेज प्लान डेवलप करेंगे। अगर और डेटा देखिए आप, तो इंडिया की जो मौजूदा फूड स्टोरेज कैपेसिटी है दैट इज़ अबाउट 145 मिलियन मेट्रिक टन्स MMT, जबकि हमारा साल का जो टोटल प्रोडक्शन है दैट इज़ अबाउट 300 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके तुलना में काफ़ी कम हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है। और ऐसे हालात में अगर फूड क्रॉप्स डैमेज होते हैं, किसी साल इनफ प्रोटेक्शन नहीं होता है, तो देश में फिर फूड स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा अक्यूट हो सकता है। वहीं अगर आप बात करें बाकी देशों की, जैसे चाइना की आप बात करें, US, ब्राज़ील, रशिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन, फ्रांस, कनाडा, ये सारे वो देश हैं जिनके पास फूड ग्रेन को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो या तो बराबर है, नहीं तो ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट दे प्रोड्यूस। तो जितना वो प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा उनके पास स्टोर करने की कैपेसिटी है, जबकि हमारे देश में जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उसका बस 47% ही स्टोर करने की कैपेसिटी है। बाकी बचा हुआ अनाज फिर हम क्या करते हैं जी? 47% तो हम लोग साइंटिफिक तरीके से स्टोर कर पाते हैं, वो हमारे पास कैपेसिटी है। बाकी जो है इस तरीके से अनसाइंटिफिक तरीके से हम स्टोर करके रखते हैं, और अनसाइंटिफिक तरीके से स्टोर करने के कारण फूड ग्रेन वेस्ट होता है। तो अब यही एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन कि एक तरफ तो हमारे देश में हंगर का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है, दूसरी तरफ फूड ग्रेन को अनसाइंटिफिक तरीके से स्टोर करके रखने के कारण रोडेंट्स जैसे कि चूहे वगैरह इसको खा रहे हैं, फूड ग्रेन वेस्ट हो रहा है। तो इसी कि हमारा देश में हंगर का प्रॉब्लम ज़्यादा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लास्ट ईयर दैट केम, इंडियाज रैंक वाज 107, विच इज़ अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस। डिस्पाइट सच अ पुअर परफॉर्मेंस इन हंगर एंड हाई और इंसिडेंसेस ऑफ हंगर इन आवर कंट्री, अगर हम फूड ग्रेन को वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, और इसी कारण से ये स्टोरेज प्लान लेकर के आई है भारत सरकार। तो व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर? ये क्या है प्लान?
इसमें किया क्या जाएगा? तो अगर आप समझिए, अभी तक अलग अलग तरीके के फूड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमारे देश में बनाए गए हैं बाय डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ स्टोरेज प्लान बनाए हैं, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन ने बनाए हैं, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये अलग अलग एजेंसीज हैं। भारत सरकार ने इन अथॉरिटीज़ को बनाया है जिसमें वो फूड ग्रेन जिनको स्टोर करने का इनको पावर दिया गया है, या आप कह सकते हैं फंक्शंस दिया गया है, सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट एंड ऑल। लेकिन अभी भी हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है दैट इज़ नॉट इनफ। तो अभी भारत सरकार क्या कर रही है, इट इज़ नाउ यूजिंग अ न्यू मैकेनिज्म फॉर डेवलपिंग दिस न्यू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज प्लान। ये नया जो फूड स्टोरेज प्लान का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, ये रिवॉल्यूशनरी हो सकता है। ये एग्रीकल्चरल जो हमारा जीएस पेपर 3 वाला एग्रीकल्चर सेगमेंट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडिया हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्या करेगी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ पीएसीएस को फिर इंसेंटिवाइज करेगी कि वो बनाएं ये बड़ा सा फूड ग्रेन स्टोरेज प्लान, दैट कुड बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज प्लान। तो क्या है पीएसी, वो जरा समझिए। देखिए, रूरल एरियाज में फार्मिंग के लिए फंड अवेलेबल कराने के लिए कई सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अर्बन एरियाज़ के लिए हैं, रूरल एरियाज़ के लिए हैं रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। उसमें शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए लोन के लिए भी सिस्टम्स हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए खासकर ये इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं वो फिर ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर यानी कि शॉर्ट टर्म में रूरल एरियाज़ में क्रेडिट अवेलेबल कराने का एक इंस्टीट्यूशन है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ये कैसा है कि इंडिया के अलग अलग जगहों पे फार्मर्स ने मिल करके ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है आपस में। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप समझते हैं जहाँ फार्मर्स, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी आप समझते हैं जहाँ फार्मर्स ने मिल करके ग्रुप बनाया है, जहाँ पे थोड़ा बहुत वो फंड स्टोर करते हैं अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन दे करके, और फिर वो किसी फार्मर को ज़रूरत होती है तो वहाँ से फंड निकाल करके या तो उसको लोन दिया जा सकता है। और इसी तरीके से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करती हैं। लेकिन ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, ये क्या करता है, इसमें 13 करोड़ फार्मर्स इसके मेंबर हैं और फार्मर्स ने मिल करके अच्छा खासा फंड इकट्ठा किया। और ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी क्या करता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट जैसे कि टिलर्स, डिस्क हारोज, हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स ये खरीदता है और फार्मर्स को लोन या रेंट पे अवेलेबल कराता है। तो ये फिगर जो है वो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से, कि ये जो भी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट हैं वो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ खरीदता है और फिर फार्मर्स को रेंट पे अवेलेबल कराता है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दैट विल बी रन इन अ कलेक्टिव मैनर इन अ डेमोक्रेटिक फैशन। तो 13 करोड़ फार्मर्स ने मिल करके एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। और ये क्रेडिट सोसाइटी क्या करता है जी, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स को बाई करता है और फार्मर्स को रेंट पे अवेलेबल कराता है। अब चूंकि ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 13 करोड़ फार्मर्स इसके मेंबर्स हैं पीएसीएस के, अब इसी को इंसेंटिवाइज कर रही है भारत सरकार कि यही ऑर्गेनाइजेशन जो है अब वो दुनिया का सबसे बड़ा फूड ग्रेन स्टोरेज प्लान बनाए। और जो हमारे यहाँ पे डिमांड सप्लाई का गैप है, लगभग जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उसका बस 47% स्टोरेज का हमारे पास कैपेसिटी है, उसके वो गैप को वो मेकअप कर पाए। तो पीएसी जो है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, वो धीरे धीरे अब स्टोरेज प्लान बनाना शुरू करेगी। तो जो पहला प्रोजेक्ट लिया जा रहा है उसमें लगभग 1 एकड़ लैंड पे स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप की जाएगी विद अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 2.25 करोड़। विथ टाइम मोर एंड मोर सच फैसिलिटीज़ विल बी डेवलप। पीएसी उसको डेवलप कराएगा और फार्मर्स को फिर रेंट पे वो एरिया अवेलेबल कराएगा कि भाई आपने ये बना दिया, आपका कोई फसल है, आपका फूड ग्रेन है, आपको स्टोर करके रखना है, तो आप इस तरह के स्टोरेज प्लान या साइलोस के अंदर, स्टोरेज साइलोस के अंदर आप जगह बुक कीजिए, स्टोर कराइए ऑन रेंट। तो जिस तरीके से अभी तक पीएससीज या एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को रेंट पे देता था, अब ये पीएससीज इस तरीके का जो साइलोज है या एरिया है स्टोरेज प्लान के अंतर्गत, वो एरिया उसको
रेंट पे देगा फार्मर्स को, ताकि वो अपने फूड ग्रेन्स को साइंटिफिक तरीके से स्टोर करके रख पाएँ। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बैंकॉक विजन 2030। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड विद बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, विच इज़ ए रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेंबर्स कौन से हैं? वो सारे देश जो बे ऑफ बंगाल में लिटोरल स्टेट्स हैं, यानी कि वहाँ पे अपना कोस्ट शेयर करते हैं। दीज आर द 7 मेंबर्स: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। अब इसमें नेपाल और भूटान जो हैं दे डो नॉट डायरेक्टली शेयर देयर कोस्ट विद बे ऑफ बंगाल, बट उनका जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है दे डू इट वाया इंडियन कोस्ट of Kolkata or through Bangladesh. So that is how you can say that they are also directly dependent upon Bay of Bengal, and that is why they are also member of this BIMSTEC. BIMSTEC was founded in 1997 with adoption of Bangkok Declaration. तो BIMSTEC का हर कुछ दिनों पे कॉन्फ्रेंस होता रहता है। इसका हेडक्वार्टर है इन ढाका, बांग्लादेश। यू कैन से कि BIMSTEC acts as an bridge बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, राइट, फ्रॉम म्यांमार, थाईलैंड एंड ऑल। तो बिम्स्टेक हेल्प्स इंडिया इन कनेक्टिंग विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। बिम्स्टेक बाकी सारे रीजनल ग्रुपिंग्स के तुलना में थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि बिम्स्टेक ने अलग अलग एरियाज ऑफ कोऑपरेशन आइडेंटिफाई कर रखे हैं: ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। उसमें से अलग अलग एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में किस कंट्री को किस सेक्टर में लीड लेना है वो भी आइडेंटिफाई किया हो। जैसे इंडिया को लीड लेना है इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी। भूटान को लीड लेना है इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। थाईलैंड को कनेक्टिविटी। तो दैट इज वन यूनिक थिंग अबाउट बिम्स्टेक ग्रुपिंग। बिम्स्टेक्स की अभी तक 5 समिट हो चुकी हैं। तो जो नेक्स्ट समिट है उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अभी तक की 5 समिट हो चुकी है। 6th समिट अभी इस साल होने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। बिम्स्टेक की अगर बात की जाए, कल भी मैं आपको बता रहा था कि इंडिया ने ओल्ड फॉर्मेशंस को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। जब मैं 9 इयर्स की जो फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स मैंने आपको बताए मोदी सरकार की, उसमें मैंने आपको बताया कि इंडिया हैज़ बीन नाउ नेग्लेक्टिंग ओल्ड फॉर्मेशंस, स्पेशली सार्क। सार्क हैज़ बीन अबैंडन्ड बाय इंडिया सिंस 2014। देयर हैज़ बीन नो सबमिट ऑफ सार्क, बट सार्क का ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा है इंडिया इन द फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक। What India is aspiring, or what India is trying actually in this region, India wants to completely sideline or isolate Pakistan. That is one of the important foreign policy of India in its region, in its neighborhood. We want to isolate Pakistan. We don't want regional countries or neighbor countries to have any link with Pakistan, and that is why we have abandoned SARC, because SARC पे Pakistan भी member है, and we have started to highlight the importance, or we have started to make or mainstream BIMSTEC in place of SARC. तो पोस्ट उरी अटैक, जिसके बाद से इंडिया ने सार्क समिट को पूरी तरह से अबैंडन कर दिया है, इंडिया हैज़ बिन फोकसिंग ऑन रिन्यूइंग इट्स पुश फॉर बिम्स्टेक। सो दैट इज हाउ यू कैन से कि बिम्स्टेक इज नाउ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इंडियाज एम ऑफ अटेनिंग आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान इन इंडियाज नेबरहुड। बिम्स्टेक कैन बी सीन एज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लेइंग अ रोल इन अटेनिंग आवर गोल ऑफ आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान। बट चैलेंजेस क्या हैं बिम्स्टेक के? बिम्स्टेक में एक रोहिंग्या इशूज़ हैं। रोहिंग्या इशू क्रिएट्स टेंशन बिटवीन दीज 2 कंट्रीज मेनली, बांग्लादेश एंड म्यांमार। कई सारे रोहिंग्या रेफ्यूजीज बांग्लादेश में रह रहे हैं, क्रिएट्स टेंशन बिटवीन दीज 2। मिलिट्री जनता रूल इन म्यांमार, sort of dictatorship, denial of democracy in Myanmar, that makes it difficult for other BIMSTEC countries to completely coordinate with Myanmar. And Sri Lankan crisis. So Sri Lanka is under some economic crisis. Other BIMSTEC countries are expected to support Sri Lanka, but they have not been supporting Sri Lanka the way they should have been. और इस कारण से BIMSTEC के इफेक्टिवनेस पे क्वेश्चन उठने लगा है since श्रीलंकन क्राइसिस, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, because when an economy is under stress and other member countries are not supporting, that means this group is just a formal group with having no intention to help each other in the time of stress. श्रीलंकन इकोनॉमी इतने स्ट्रेस में और बाकी बिम्स्टेक के कंट्रीज अगर उसको सपोर्ट नहीं करे, दैट मीन्स बिम्स्टेक डज नॉट हैव मच सिग्निफिकेंस. वी आर ओनली टॉकिंग
only lip service is there but no real commitment for helping each other in the time of distress. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिम्स्टेक के 5 समिट हो चुके हैं और इस साल नवंबर में 6ठा समिट होगा इन थाईलैंड। तो थाईलैंड में जो 6ठा समिट होगा उसके लिए पहले से ही विजन प्लान एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसको नाम दिया गया बैंकॉक विजन 2030। So Thailand has recently presented Bangkok Vision 2030 which will aim at prosperous, resilient and open BIMSTEC by 2030। अभी जब ये 6th समिट होगी तब बैंकॉक विजन 2030 का डिटेल्ड प्लान सामने आएगा, बट अभी के लिए ओनली इट हैज़ कम फ्रॉम थाईलैंड की वी विल बी प्रेजेंटिंग दिस बैंकॉक विजन 2030 in our 6th BIMSTEC summit that is to be held this year. The document aims to further promote BIMSTEC as a region of peace, stability, economic sustainability। ये तो जेनरिक बातें हैं, वही सब जेनरिक बातें अभी सामने आई हैं, बट हाँ ये बात ज़रूर है कि ये न्यू विजन डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ BIMSTEC इन फ्यूचर इज टू बी प्रेजेंटेड इन द अपकमिंग 6th समिट ऑफ BIMSTEC दैट इज टू बी हेल्ड इन नवंबर इन बैंकॉक। तो इस टॉपिक के बेसिस पे छोटा सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स GSNI 2023। ये जो आइडियाज़ हैं दैट कैन बी यूजफुल फॉर पेपर 1 एसे राइटिंग, GS पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। सी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP रिसेंटली रिलीज्ड दिस इंडेक्स जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स 2023 and this index quantifies bias against women। पूरे दुनिया भर में वीमेन को किस तरह के बायसेस झेलने पड़ते हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। इसका जो पहला एडिशन है दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2020। ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरे दुनिया भर का फोकस लाया जाए ऑन द एरियाज दैट हैव बिकम बेसिस फॉर जेंडर इनइक्वालिटी और फिर धीरे धीरे उसको एड्रेस किया जाए। तो बेसिकली 4 डायमेंशंस पे लोगों का एटीट्यूड स्टडी करने की कोशिश की जाती है और देखने की कोशिश की जाती है कि लोगों को क्या बायस है अगेंस्ट वीमेन। 4 एरियाज हैं पॉलिटिकल, यानी कि एटीट्यूड देखा जा रहा है कि हाउ मेनी पीपल बिलीव कि वीमेन आर इक्वली कैपेबल ऑफ होल्डिंग इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस। एजुकेशन, हाउ मेनी वीमेन आर और हाउ मेनी पीपल बिलीव कि वीमेन हैव कैपेबिलिटी टू अटेन इक्वल अमाउंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इकोनॉमिक, हाउ मेनी पीपल बिलीव दैट women can be equal productive in economic framework। and physical integrity, physical integrity से सरल सा मतलब है physical strength या physical stability। so how many people believe कि women are also equally physically capable for holding different difficult jobs like army person and all। तो आप देखोगे कि दुनिया में लगभग 90% लोग कम से कम इन 4 में से एक फैक्टर पे तो बायस हेल्ड करते ही हैं। एक अच्छा डेटा है, आंसर राइटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है कि 4 में से कम एक तरह के तो इश्यूज पे लोग 90% लोग मानते हैं कि ना वीमेन आर नॉट इक्वल एट पार विथ मेन। एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 4 में तो 90% लोग मानते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स है ये कहता है कि पिछले 10 सालों में लास्ट डिकेड में विमेन के अगेंस्ट जो प्रेजुडिस है या बायस है वो ज़्यादा कम हुआ नहीं है। पास्ट डिकेड डिड नॉट सी एनी इंप्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ प्रेजुडिस सोन अगेंस्ट विमेन। अराउंड हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बिलीव दैट मेन मेक बेटर पॉलिटिकल लीडर्स दैन विमेन। तो बेसिकली पॉलिटिकल लेवल पे बायस होल्ड करने वाले लगभग 50% लोग हैं। 2 in 5 बिलीव दैट मेन मेक बेटर बिजनेस एग्जीक्यूटिव दैन वीमेन। तो इकोनॉमिक बेसिस पे कम से कम 40% लोग वीमेन को इनकैपेबल मानते हैं, उनका एटीट्यूड है ऐसा। एंड मोस्ट शॉकिंग थिंग इज दैट अबाउट 25% पीपल बिलीव इट इज जस्टिफाइड फॉर अ मैन टू बीट हिज वाइफ। वेरी यू मे से डिस्टर्बिंग फैक्ट, ऐसा लोगों का सोच है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एग्जांपल ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ये आर्टिकल समझने से पहले थोड़ा सा अमृत मिशन के बारे में जरा समझ लेते हैं। अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत 2015 में 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन गोल था कि जो अर्बन एरियाज हैं उसमें बेसिक एमिनिटीज़, वाटर सप्लाई, सीवेज, सेप्टेज मैनेजमेंट, ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स, इनको डेवलप किया जाए। अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी में अंतर बस ये है कि स्मार्ट सिटी फोकस्ड ओनली ऑन 100 cities, वेल अमृत मिशन इज नॉट
prioritizing only few cities. It is in general aiming at improvement of urban infrastructure in important cities. तो अमृत मिशन इज बीइंग लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. 2021 में भारत सरकार ने अमृत मिशन का पार्ट 2 लॉन्च किया 2.0. मतलब गोल वही है, लेकिन अब उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया. तो अमृत मिशन विल बी नाउ एप्लीकेबल टू 2025-26. अमृत मिशन से ये रिलेटेड करंट आर्टिकल है, न्यूज़ है, छोटा सा ही है. यू कैन रीड हियर. पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान कॉल्ड ऑन यूनियन अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी to discuss implementation of this अमृत स्कीम, where he requested कि भारत सरकार को 50-50% फंड देना चाहिए अमृत मिशन के लिए. मतलब 50% अगर स्टेट देगा तो 50% सेंटर को भी देना चाहिए. जबकि मौजूदा जो फॉर्मूला है दैट इज़ 33 and 67. 33% सेंटर देता है और 67% स्टेट्स को मिलाना होता है. तो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवंत मान जी कि 50-50 कर दिया जाए. उस पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि देखिए ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. स्टेट्स, क्योंकि ये एक स्टेट के लिए तो है नहीं, ये सारे स्टेट्स के लिए इन जनरल ये प्रोविज़न है 33-67. बट येस, इफ़ एनी स्टेट नीड्स सम स्पेशल फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम स्कीम दे कैन ऑलवेज गो टू फाइनेंस कमीशन रिक्वेस्टिंग सम मोर ग्रांट. तो फाइनेंस कमीशन का फंक्शन तो आपको पता है. एक तो वो टैक्स डिवोल्यूशन का फॉर्मूला देता है कि जो सेंटर का डिविजिबल टैक्स पूल है उसका कितना % स्टेट्स को दिया जा सकता है. वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन के अलावा हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन का वो फार्मूला देता है कि स्टेट्स के बीच में वो पैसा आपस में कैसे बांटा जाना चाहिए. उसके अलावा फाइनेंस कमीशन ऑल्सो मेक्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग ग्रांट्स गिवन टू अदर रेस्पेक्टिव स्टेट्स फॉर देयर स्पेशल नीड्स. तो इसी ग्रांट की वो चर्चा कर रहे हैं कि भाई अगर आपको पैसा चाहिए यू कैन गो टू फाइनेंस कमीशन रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल ग्रांट्स. उस केस में हम आपको पैसा दे सकते हैं. मौजूदा जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो है 15th फाइनेंस कमीशन, जिसका टेन्योर होगा फ्रॉम 2020 to 2025. उसके चेयरमैन थे NK सिंह जी. फाइनेंस कमीशन का काम मैंने आपको बताया. इट गिव्स फार्मूला फॉर शेयरिंग नेट टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, and it also gives formula for division of taxes amongst the states. उसके अलावा it also gives principle for granting aid to the states. तो इसी प्रोविज़न में ग्रांट मांगने के लिए फिर हरदीप सिंह पुरी साहब ने कहा है कि स्टेट्स मांग सकते हैं फ्रॉम फाइनेंस कमीशन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज पर शांतनम कमेटी, PVTG वाला ये सवाल सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाता है. देयर आर ओनली 75 PVTG नॉट 95. तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत है. उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से यू अराइव एट अ करेक्ट आंसर 1, 2, 4. एंड चिकनगुनिया इज ऑफ कोर्स अ वायरल डिजीज. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.